हेलो मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत मस्ती में होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होने वाला है। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैं छोटा छोटा वीडियो आपके सामने रखूंगा और 5 से 6 वीडियो इसका बनेगा, यानी 5 से 6 लेक्चर बनेगा और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और अगर 5 से 6 लेक्चर जो बनेगा, आप अगर अच्छे से देख लेते हो ना, समझ लेते हो, तो डेफिनेटली पूरा चीज़ आपको समझ आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़ा मेहनत कर लो, कुछ नहीं है, केमिस्ट्री एकदम हवा की तरह उड़ा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा चैप्टर, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। ठीक है, देखो भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझने से पहले हमको 2 बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो कि हम क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं, 7 में भी पढ़ के आए हैं। वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है? देखो भाई, फिजिकल और केमिकल चेंज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिजिकल चेंज बताएंगे तब केमिकल चेंज भी बताएंगे, क्योंकि केमिकल चेंज पर ही डिपेंड करता है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो अगर केमिकल चेंज बता दिए तो साथ साथ फिजिकल चेंज भी बता देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसीलिए बताना जरूरी होता है। तो समझो भाई, फिजिकल चेंज क्या होता है। देखो भाई, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, न्यू सब्सटेंस कभी भी बनते नहीं है। 1 मिनट, मैं अपना माइक का वायर इधर से उधर हो रहा है, उसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो समझ में आया? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें भाई कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है। जो पुराना चीज़ रहता है बाद में भी वही रहता है। ठीक है, जो पुराना चीज़ है वही बाद में भी वही रहा, यानी कोई भी नया चीज़ बना ही नहीं। सपोज मैं आपको बताऊंगा, जैसे फिजिकल चेंज में मैं डेफिनेशन दिया हूं, क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन पसंद है, तो डेफिनेशन लो। चेंज मतलब सच चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगा भाई। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस को देखो आप, आइस जो रहता है बर्फ का केमिकल फार्मूला क्या होगा? H2O ही तो होगा। और जब आप बर्फ को गला दोगे, मेल्ट करवा दोगे, तो क्या बनेगा? तब वाटर बन जाएगा। और वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O ही होता है। तो आप मेरे को जवाब दे दो, यहाँ पर नया चीज़ क्या बना? जो पहले था अभी भी वही चीज़ है। तो इस तरह का चेंज फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, पहले भी वही था और अभी भी वही है। अब जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जो होता है, गिलास का पहले, जैसे गिलास पहले ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखो, सपोज गिलास ऐसा था पहले। ठीक है, गिलास पहले ऐसा था। अब इस गिलास को आप नीचे नीचे गिरा दिए। अब नीचे गिरा देने की वजह से क्या हुआ? ये टूट गया। तो पहले इस तरह से था, अब थोड़ा उसका आकार बदल गया, लेकिन जिस चीज़ से मिलकर ये बना हुआ था, क्या वो चीज़ में बदलाव आया? क्या जो गिलास था, क्या वो सोना बन गया क्या? यानी ये जो गिलास था, पहले गिलास था, कांच का बना हुआ था। अब उस कांच को नीचे, यानी उस गिलास को नीचे गिरा दिए तो वो टूट गया। तो क्या टूटने के बाद सोना का बन गया क्या? वो नहीं ना, वो कांच का ही रहा। तो कहने का मतलब, इस तरह का जो चेंज हो रहा है, ये सारा चेंज हमारा फिजिकल चेंज होता है, जिसमें जो चीज़ पहले रहता है वही चीज़ बाद में भी रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है। वही बात बताया कि ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस तरह का चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। और एक और बात बता दूं, फिजिकल चेंज रिवर्सेबल चेंज होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला सर? क्या बोला? फिजिकल चेंज रिवर्सेबल चेंज होता है, कि एक बार अगर फिजिकल चेंज हो गया तो दोबारा हम पहले वाले चीज़ को पा सकते हैं। जैसे हमने आइस को मेल्ट करवाया, बर्फ को मैंने क्या करवाया? मेल्ट करवाया, तो वाटर बन गया। अब वाटर को हम फिर अति कर देंगे, मतलब ठंडा कर देंगे, तो वो फिर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूँ भाई, है ना? तो फिजिकल चेंज रिवर्सेबल चेंज होता है, इसको हम दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल चेंज की बारी है। तो देखो भाई, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी भी नया होता है।
क्या बोला मैंने? जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। तो ये देखो, ये पेपर पहले ऐसा है, ये पेपर अभी ऐसा है। अगर हम इस पेपर को आग लगा देंगे तो ये पेपर राख में बन जाएगा, राख बन जाएगा इसका। तो पहले तो पेपर देखो ऐसा है, अब राख बन गया तो वो तो कुछ अलग चीज़ बन गया ना, अलग चीज़। ठीक है, तो अब देखो जो नया चीज़ बना उसका देखो, पहले पेपर जो है वो अलग चीज़ था, अब राख बन गया वो अलग चीज़ हो गया, दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, पहले दूध जो रहता है, दूध कुछ अलग ही रहता है, और दूध से दही बन जाता है, वो दोनों चीज़ बहुत अलग है। और एक बात मैं बता दूं कि केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसको दोबारा हम पा नहीं सकते। जैसे पहले दूध था, पहले मिल्क था, पहले क्या था? मिल्क था, और मिल्क से हमने कर्ड बनाया था, दही बनाया था। तो एक बार मैंने मिल्क से दही बना दिया तो दही से मिल्क हम कभी बना ही नहीं सकते। यानी सीधा बोलो तो हमारा जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी इसको रिवर्स नहीं कर सकते। इट कांट बी रिवर्स्ड। केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। जिस तरह से एक बार पेपर को आप देखो यहाँ पे, अगर इस पेपर को आप जला दिए, अगर ये पेपर जल गई एक बार तो राख बन गई, तो राख से क्या ये दोबारा पेपर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह का जो चेंज होता है बच्चों, वो कैसा चेंज होता है? इस तरह का चेंज केमिकल चेंज होता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये दोनों बात समझ में आया। और यही केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज होता है तब जाके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। चलो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो वही बात है, केमिकल चेंज जिस तरह से होगा उसी तरह से केमिकल रिएक्शन भी होगा। कि देखो, इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी हमारा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंस नए नए गुण के साथ बनते हैं, उसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जस्ट सिमिलर टू केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज है तो यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो समझ लो उसके अंदर केमिकल चेंज भी हुआ है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें? चलो बहुत बढ़िया। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए नए सब्सटेंस बनते हैं, नए नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं। और ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर आखिरकार ऐसा क्या होता है? तो बस कुछ नहीं होता, याद रखना है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। यानी कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है? एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। कुछ एटम्स यहाँ पर पहले थे तो एटम, कुछ एटम्स वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ वाले कुछ एटम्स इधर चले आएंगे। तो एटम्स का कुछ नहीं, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, तभी जाके केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये याद रखना है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, कुछ एटम्स इधर चले जाते हैं और कुछ एटम्स इधर चले जाते हैं। ठीक है, तब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पर H2 और O2। H2 देखो एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, यानी अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के वजह से ही आग लगता है, बिकॉज ये प्रमोटर की तरह यूज होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। तो आग लगने में सहायक गैस होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन फ्लेमेबल यानी इनफ्लेमेबल गैस है, ज्वलनशील गैस होता है। और ये दोनों मिलाकर जब ये दोनों का देखो, ये दो, इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। और जब केमिकल रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच केमिकल चेंज हुआ, तब एक नया चीज बना जो कि वाटर होता है। और वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पता है ना। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये गैसियस अवस्था में मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन भी गैसियस अवस्था में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर वाटर जो बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, वो उन दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। और जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका प्रॉपर्टी इन दोनों से, या जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे एलिमेंट्स, वो सारे से अलग होगा। वही बात तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, यानी नए नए सब्सटेंस बनते हैं और उनका प्रॉपर्टी एकदम नया नया होता है। आपको बताया मैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन एक प्रमोटर की तरह यूज में आता है, ताकि मतलब यहाँ पर आग अगर लगे तब ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा।
दोनों का प्रॉपर्टी अलग हो गया। और ये वाटर बना, इसका प्रॉपर्टी तो सबसे अलग है, क्योंकि ये जो है ये वाटर तो आपको पता है ये जो आग है, आग को बुझाने में काम आता है, यानी इसका प्रॉपर्टी सबसे भिन्न है इससे। तो ये समझ में आया कि केमिकल चेंज होगा तो जितने सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे से प्रॉपर्टी अलग होगा। ठीक है, सोडियम का देख लो, क्लोरीन का देख लो। ये देखो सोडियम का प्रॉपर्टी अलग होता है, क्लोरीन का अलग होता है, और यहाँ पर NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, एक नमक बन गया। अब इसका प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। तो केमिकल रिएक्शन में जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है ये सारे से। ठीक है, तो ये बात होती है। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, इसको मिटाता हूँ, कि ये जो मैंने लिखा हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये मैं लिखा हूँ, यह क्या है? यह एक केमिकल इक्वेशन है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना, छोटा छोटा वीडियो में ला रहा हूँ। ये एक केमिकल इक्वेशन है, मैं बताऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स में। तो देखो ये जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? ये रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये रिएक्शन के बाद जो बनता है ना, ये बना रिएक्शन के बाद, तो इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ भी वही बात है कि ये दोनों जो है रिएक्शन में भाग लिए हैं, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो बना है रिएक्शन के बाद बना है वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या होता है कि जो टेक प्लेस करता है, यानी रिएक्शन में जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कि आफ्टर रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बन रहा है, उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। जो बाद में बना, जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न है रिएक्टेंट वाले एलिमेंट से, तो वो प्रोडक्ट होता है। आई होप ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा था, जिसमें मैंने बेसिक बात बताई, जिसमें मैंने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बताया, और मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया, जिसमें बताया अगर केमिकल रिएक्शन होगा इसका मतलब एटम्स में रीअरेंजमेंट हुआ है। आपको बताता हूँ रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है। देखो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ? आपस में मिल गए। तो यानी हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया और ऑक्सीजन जो है ये दोनों आपस में मिल गया। तो एटम्स कुछ इधर गए कुछ इधर गए ना, आपस का आदान, यानी एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ ना, यानी एक एटम्स इधर आए एक एटम्स इधर आए, दोनों आपस में मिल गए। तो एटम्स तो भाई रीअरेंज किया, तब जाके H2O बना, एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। तो कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ भी देखो ये सोडियम क्लोरीन आपस में मिल गए तो NaCl बना दिया, यानी यहाँ भी एटम्स का रीअरेंजमेंट ही हुआ है, तब जाके केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है ना। और देखो भाई एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये सारा बात बता दिया। तो ये छोटा सा आज का लेक्चर था, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, 6 लेक्चर में, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ये चैप्टर कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और समझने वाला बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर को कंप्लीट होने में लगभग 6 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम लेके आते रहते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला रहता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।